अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम यूनिट 2 की बात करेंगे जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा कि नाम से ही पता है, एटम के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन की गई है। इस चैप्टर में हम देखेंगे एटम क्या है, उसके अंदर कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, ये एटॉमिक पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो वो किस तरह डिस्कवर हुए, किस तरीके से साइंटिस्ट ने इन पार्टिकल्स पे एक्सपेरिमेंट किए और इनकी डिस्कवरी की। फिर इसके अलावा हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द किन रास्तों पे या किन शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, इन शेल को नाम कैसे देते हैं, इन शेल को आगे से फर्दर कितने सब शेल में डिवाइड किया गया है, या किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है, उसका फार्मूला दिया गया है। इस तरीके से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिर इसमें बात की गई है आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट में या किसी भी एटम के आइसोटॉप क्या हैं, वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक क्यों शो करते हैं और ये आइसोटॉप हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज होते हैं। आते हैं चैप्टर की तरफ, उसका स्टार्ट लेते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में सबसे पहले जो बात की गई है वो एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक की बात की गई है कि कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होता है। उसके डिफरेंट होने की रीजन क्या है। अब हमें पता है कि जब हमने पीरियोडिक टेबल की बात की थी, अपनी प्रीवियस क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, तो ये देखा था कि हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक प्रोटॉन नंबर है, उसमें प्रोटॉन की तादाद स्पेसिफिक है। यही वजह है कि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होता है। कुछ एलिमेंट्स हैं सॉलिड फॉर्म में है, कुछ लिक्विड में है, कुछ गैसेस फॉर्म में है। डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं और इनके डिफरेंट होने की रीजन इनका प्रोटॉन नंबर डिफरेंट होता है। अब जैसे कुछ जो है वो एलिमेंट मेटल्स होंगे, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलाइड्स हैं। मेटल्स में भी कोई हैवी मेटल हो सकती है, कोई लाइट मेटल है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सल्फर लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम गोल्ड विच इज इन टर्न इन वेरी डिफरेंट फ्रॉम ब्रोमीन। तो ये सब एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट है। इसी तरह आयरन इज अ हैवी मेटल while एल्यूमिनियम एंड जिंक आर light metal. Metals are mostly lustrous while non-metal like sulfur and carbon appear dull. तो क्या बात की गई है कि मेटल जो है lustrous होती है। lustrous का मतलब होता है चमकदार, जबकि नॉन मेटल जैसे सल्फर की बात की गई है वो डल होती है, उसमें वो चमक नहीं होती है। तो एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की ये डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज क्यों है, ये उसकी इसलिए प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है क्योंकि उसके एटम में प्रोटॉन की तादाद वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई और आपसे पूछा गया है कि आप इनके नाम बताएं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली पिक्चर है ये सल्फर की है। सल्फर येलो कलर की है जो कि एक नॉन मेटल है। अब देखें ये गोल्ड है, जेवरात बनाने में काम आता है, और ये ब्रोमीन है जो कि एक गैस है। जी आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरफ। एटम का स्ट्रक्चर क्या है। एटम के बारे में सबसे पहले जो नजरिया पेश किया था वो ग्रीस फिलोसफर था डेमोक्रेटिस। उसने ये बात की थी कि कोई भी मैटर है टाइनी पार्टिकल्स या स्मॉल पार्टिकल छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और ये पार्टिकल नॉन डिवाइजेबल है, इसलिए उसने इन पार्टिकल्स को एटम्स का नाम दे दिया। 1800 में इस पे मजीद रिसर्च की गई जिसमें जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट था, उसने इस बात को प्रूव किया एग्जिस्टेंस ऑफ एटम को। उसके मुताबिक एटम एग्जिस्ट करता है इस कायनात में, इस दुनिया में। अब इस पे मजीद रिसर्च होती गई, मजीद स्टडी होती गई, साइंटिस्ट इस पे काम करते गए। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए उसके थ्रू उन्होंने ये बात अप्रूव की कि एटम जो है वो डिवाइजेबल है। एटम को मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड किया जा सकता है। ये जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे उनको उन्होंने नाम दिया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि उन्होंने गैसेस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की, लेकिन बहुत ही लो प्रेशर पे। जब लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी पास की वो गैसेस आयोनाइज हो गई। जब वो आयोनाइज हुई तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को प्रोटॉन का नाम दिया गया। और एक्सपेरिमेंट किए गए जहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मास डिस्कवर की गई, तो ये पता चला कि प्रोटॉन इज 1836 टाइम हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से साइंटिस्ट इस पे रिसर्च करते गए और एटम के अंदर और सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर होते गए। जी नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। अभी जैसे हमने पढ़ा कि साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए और इन एक्सपेरिमेंट को डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया क्योंकि ये एक ऐसी ट्यूब ली गई थी जिसमें वैक्यूम क्रिएट किया गया और गैस को बहुत ही लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज देके जब आयनाइज किया गया तो इससे एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए। जैसे यहाँ पे देखिए, अ डिस्चार्ज ट्यूब इज अ हार्ड ग्लास ट्यूब प्रोवाइडेड विद 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड एंड अ वैक्यूम पंप टू एवैक्यूएट द गैस प्रेजेंट इन इट। यहाँ पे ये डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स बनाए गए। इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव बनाया गया और एक नेगेटिव, और इसके अंदर से वैक्यूम क्रिएट किया गया। When a very high voltage is applied to a gas at a very low pressure present in a glass tube, the glass surface behind the positive electrode started to glow due to rays emitted from the cathode. क्या हुआ कि जब उन्होंने इन इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज अप्लाई किया, प्रेशर बहुत ही कम कर दिया, तो यहाँ पे कैथोड जो कि नेगेटिव
टर्मिनल था उसमें से कुछ रेज एमिट हुई और वो मूव की पॉजिटिव की तरफ। अब क्योंकि ये रेज कैथोड से निकली थी इसलिए इन रेज को कैथोड रेज का नाम दिया गया। दीज रेज वर नेम एज कैथोड रेज। In 1897, British physicist Joseph John Thomson studied the properties of cathode rays by passing them through the oppositely charged electric plate. अब कैथोड रेज नाम तो दे दिया गया लेकिन उनकी करैक्टरिस्टिक पढ़ने के लिए साइंटिस्ट था जोसेफ जॉन, उसने एक्सपेरिमेंट किया और इन कैथोड रेज को ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स के दरमियान से गुजारा। तो हुआ क्या कि जब उन कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक प्लेट्स के दरमियान से गुजारा गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ बेंड कर गई। क्यों पॉजिटिव की तरफ बेंड की? क्योंकि इनके ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए जो कैथोड रेज थी वो पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ बेंड कर गई, उसकी तरफ मुड़ गई। It was observed that cathode rays bend toward the positively charged plate, showing that they carry negative charge. तो इससे हमें पता चला कि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। थॉमसन also installed two magnets on either side of the discharge tube and noticed that cathode rays were also diverted by magnetic field. तो उसने दो एक्सपेरिमेंट किए कि कैथोड रेज को इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट के दरमियान से भी गुजारा और मैग्नेट्स के दरमियान से भी गुजारा। जब इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेट के दरमियान से गुजारा तो ये कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड कर गई और जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा गया तो यहाँ पे भी इन्होंने अपनी डाइवर्जन शो की। Thomson used the finding of this experiment to calculate the mass to charge ratio of cathode rays, which finally proved that cathode rays are in fact negatively charged material particles. अपने इन पार्टिकल्स को प्रूव करने के लिए उसने और भी एक्सपेरिमेंट किए। उसमें उसने क्या किया कि उनकी mass to charge ratio फाइंड आउट की। M/E, mass to charge ratio मीन M/E। M/E जब mass to charge ratio फाइंड की गई तो इससे पता चला कि कैथोड रेज आर एक्चुअली electrons या they are negatively charged particle. These particle were later named as electron. तो इन negatively charged particle को बाद में electrons का नाम दिया गया। It was also shown that electrons are subatomic particle of all element. तो जितने भी element हैं उसमें electron उसका subatomic particle है। तो इस तरीके से साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए। अब जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया तो उसके बाद फर्दर एक्सपेरिमेंट होते रहे तो वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की तरफ आए। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए भी साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। उसमें जो साइंटिस्ट था ए गोल्डस्टेन 1886 में इसने प्रोटॉन डिस्कवर किया। अब उसने भी उसी तरह गैस डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पे जो इसने एक्सपेरिमेंट किया इसी तरह इलेक्ट्रोड लिए, उनको हाई वोल्टेज दिया और इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया कि ये जो कैथोड था इसके अंदर परफोरेटेड कैथोड लिया। परफोरेटेड का मतलब होता है कि उसके अंदर सुराख थे। अब यहाँ पे जब उसने एक्सपेरिमेंट किया जो भी गैस इसके अंदर फिल की गई थी, जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया तो गैस आयोनाइज हुई। गैस आयोनाइज हुई तो इसमें कुछ रेज बनी, लेकिन ये जो बनने वाली रेज थी ये कैथोड की तरफ मूव की। अब हमें पता है कि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो रेज अगर कैथोड की तरफ मूव कर रही है तो इसका मतलब है उन रेज के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है। The presence of positively charged particle in an atom had been first observed by E. Goldstein in 1886. It was based on the concept that atoms are electrically neutral, having the same number of positive and negative charge. अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका था तो प्रोटॉन की डिस्कवरी भी, क्योंकि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें सेम होते हैं। He performed a series of experiment with a gas discharge tube having a perforated cathode. यहाँ पे जो डिफरेंस उसने किया, perforated cathode लिया। A new type of ray were produced from the anode which moved toward the cathode. He called these rays as the canal rays or anode rays. तो यहाँ पे जो रेज प्रोड्यूस हुई उसने उनको कैनाल रेज या एनोड रेज का नाम दिया। कैनाल रेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये इन परफोरेटेड या इस परफोरेशन में से गुजर गई और क्योंकि वो एनोड से प्रोड्यूस हुई थी इसलिए उनको एनोड रेज का नाम दे दिया गया। बाद में उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई हैं। उसने प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसमें इसने क्या कहा, द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेज सीम टू वेरी डिपेंडिंग अपॉन द गैस यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये बात उसने कही कि जो इसमें रेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं जो गैस हमने यूज की है। इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे कोई और गैस चेंज कर दें तो ये प्रोड्यूस होने वाली रेज की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। In fact, what he discovered was gas ion, and this also include the hydrogen ion. Goldstein at that time knew nothing about its significance. उस वक्त उसने सिर्फ ये बात बता दी कि जो यहाँ पे गैस यूज की गई है तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ रेज हैं वो उस गैस के ऊपर डिपेंड करती हैं। In 1917, Rutherford performed experiments which proved that the hydrogen nucleus is present in other nuclei. Rutherford thought
that a hydrogen nucleus or a proton must be fundamental building block of all the nuclei and also possibly a few new fundamental particle as well. अब क्योंकि एक्सपेरिमेंट उस पे होते गए, गोल्डस्टाइन ने एक दफा केनाल रेस का या पॉजिटिव रेस का कंसेप्ट दे दिया और ये भी बता दिया कि इन पॉजिटिव रे की कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करती है गैस के ऊपर। उसके ऊपर फिर फर्दर रिसर्च होती कि रदरफोर्ड था, उसने भी एक्सपेरिमेंट किए और उसने ये कहा कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अदर न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे जो नाम यूज किया गया हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अदर न्यूक्लियाई, एक्चुअली हाइड्रोजन न्यूक्लियस इसलिए नाम दिया गया क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, उसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, तो इसलिए उसने इसको कह दिया कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अदर न्यूक्लियाई, मीन प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अदर एलिमेंट। और अपने एक्सपेरिमेंट की बेस पे रदरफोर्ड ने कहा कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस और प्रोटॉन, अब यहाँ पे देखने उसने क्या हाइड्रोजन न्यूक्लियस नाम दिया या उसको नाम दिया है प्रोटॉन, मस्ट बी द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई, कि जितने भी न्यूक्लियस है उसका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, एंड आल्सो पॉसिबली ए न्यू फंडामेंटल पार्टिकल एज वेल। तो उस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन था उसको उसने उसका फंडामेंटल पार्टिकल करार दिया। तो इस तरीके से ये प्रोटॉन डिस्कवर हुए। फिर आते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन भी डिस्कवर हो गया, तो न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए? लेटर ऑन 1933 another particle न्यूट्रॉन was also discovered which is known as to carry no charge। तो न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, उस पर पता चला कि इसके ऊपर नहीं कोई भी चार्ज नहीं होता। द mass of the neutron is almost the same as that of the proton। और ये भी डिस्कवर हो गया कि न्यूट्रॉन की मैस प्रोटॉन की मैस के इक्वल होती है। These three particles, electron, proton and neutron, were given the name fundamental particle and are shown to be present in all atoms except ordinary hydrogen which does not have a neutron। अब कहा गया कि ये तीनों पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, हर एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, सिवाय किस बात की कि हाइड्रोजन जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता। irrespective of the fact that these atoms behave very different from one another। अभी उस वक्त उनको इस फैक्ट का नहीं पता था कि ये एटम जो एक दूसरे से डिफरेंट बिहेव करते हैं। It was however also shown that the number of these particles is different in different atom। तो उस वक्त जो कंसेप्ट दिया गया था सिर्फ यही कहा गया था कि ये पार्टिकल जो है वो हर एटम में डिफरेंट होते हैं, मतलब उनको क्लियर नहीं पता था कि कितने हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया था कि हर एटम के अंदर या हर एलिमेंट के एटम में ये पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी तादाद डिफरेंट होती है। अब जो एक साइंस में स्टार्ट हुई थी डिस्कवरी के एटम था, पहले कहा गया कि एटम जो है वो डिवाइड नहीं किया जा सकता, बाद में पता चला कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है, फिर उसमें उसके पार्टिकल्स डिस्कवर हुए जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आ गया। बात यहाँ पे आई कि अगर किसी भी एटम में उसके न्यूक्लियस में या उसके न्यूक्लियस के बाहर जो भी है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो उनकी पोजीशन क्या है उस एटम के अंदर, कि उस एटम में ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो उस चीज के लिए डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की गई। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ा गया कि न्यूक्लियस क्या है, उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट था लॉर्ड रदरफोर्ड, उसने इन क्वेश्चंस का आंसर दिया। कौन से क्वेश्चंस? कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की या न्यूट्रॉन की पोजीशन क्या है, वो कहाँ पे ये मौजूद होते हैं। उसने काफी एक्सपेरिमेंट किए, उसमें जो है वो स्पेशल टाइप के पार्टिकल्स लिए और उनको थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर उसकी बम्बार्डमेंट की। अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा कि एटम के अंदर उसके दरमियान में कोई हैवी चीज है, हैवी पोर्शन है जिसका कोई वेट है, तो उस सेंट्रल पोर्शन को उसने न्यूक्लियस का नाम दे दिया। He carried out a remarkable experiment in which he heat a stream or special type of particle to very thin gold foil। Thin gold foil के ऊपर उसने particles की bombardment की। From this experiment he concluded that an atom has a two portion। तो अपने experiment से उसको पता चल गया कि atom के two portion अब कौन से, a tiny central portion which he called as a nucleus, central part को उसने nucleus का नाम दिया, and a relatively large area surrounded this which he called extra nuclear portion। तो न्यूक्लियस के इर्द जो लार्ज एरिया था उसको उसने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन का नाम दे दिया। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता से एटम का स्ट्रक्चर भी पता चलना शुरू हो गया कि किसी भी एलिमेंट के एटम और उसका स्ट्रक्चर क्या है। It was also discovered that almost all the mass of an atom is concentrated in the nucleus because both the heavy particles, that is proton and neutron, are found to be present here।
तो डिस्कवरीज की गई, उससे पता चला कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस है उसके अंदर उसकी सारी की सारी मास कंसंट्रेटेड। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की मास हमने बात की कि वो सेम है, और कोई भी प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम हैवियर है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए जो किसी भी एटम का सेंट्रल पार्ट या किसी भी एटम का न्यूक्लियस है वो हैवी है, क्योंकि उसकी सारी मास उसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेट करती है। और इन द न्यूक्लियस दीज टू पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। और किसी भी न्यूक्लियस में अगर ये पार्टिकल्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से यहाँ पे है। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी आपको दी गई है। ऑल्दो द न्यूक्लियस इज लेस देन 100,000 ऑफ द साइज ऑफ एटम, के न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से 100,000 टाइम लेस है, लेकिन इट कंटेन मोर देन 99.9% ऑफ मास ऑफ एटम। लेकिन किसी भी एटम की जो मास है, जो 99% मास है, वो उसके न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करती है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए, उस पर फर्दर डिस्कवरीज हुई, उस पर देखा गया कि उसका इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर मास कितना है, देखा गया कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है, उनकी मास कितनी है। एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किए तो उससे जो उनको कंक्लूजन निकला उसमें उन्होंने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और उसकी क्या है कैपेसिटी है -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सी यहाँ पे शो करता है कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो इतना है। जबकि प्रोटॉन, हमें पता है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर यही चार्ज सेम है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर चार्ज सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव। जबकि न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग नो चार्ज, इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसको जीरो शो किया गया। अब मैस देखें जो बताई गई है, इलेक्ट्रॉन की मैस कितनी है 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। किलोग्राम में ये मैस बताई गई है। इलेक्ट्रॉन की मैस 9.10, या इसको आप 9.11 भी कह सकते हैं, इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसी तरह प्रोटॉन की मैस देखिए 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अब यहाँ पे -31 था, ये -27 किलोग्राम, तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से हैवियर है। और न्यूट्रॉन की मैस देखिए 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, मीन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मैस ऑलमोस्ट सेम है। अब आप लोगों ने इसके ऊपर चार्ज याद रखना है कि कितने यूनिट्स चार्ज है, और उसकी मैस भी आप लोगों ने याद रखनी है। ये आपसे किलोग्राम में भी पूछी जा सकती है और ग्राम की फॉर्म में भी आपसे पूछी जा सकती है। तो यूनिट कन्वर्ट करना आपको आता होना चाहिए। अगर किलोग्राम में इतनी है तो ये ग्राम में कितनी होगी। जी स्टूडेंट्स, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब क्योंकि पार्टिकल्स, एटम, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे, तो अब उसके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर पेश किया गया कि किसी भी एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। उसके लिए जो साइंटिस्ट था वो नील्स बोहर था, उसने अपना एक मॉडल पेश किया। उसके अकॉर्डिंग किसी भी एटम के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। वो पाथ जिनमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं उसने उनको नाम दिया ऑर्बिट्स या शेल का। According to this model, the electron can revolve around the nucleus of an atom in a specific path called orbit or shell. तो ये orbit और shell की भी डेफिनेशन है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के बाहर वो पाथ जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसको उसका ऑर्बिट या शेल कहते हैं। फिर उसने ये बात की कि जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में या इन शेल में रिवॉल्व करते हैं तो उसकी एनर्जी फिक्स होती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के करीब है तो उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। When the electron is present in the orbit which is closest to the nucleus, its energy is minimum and it is called the ground state of atom. क्या बात कही कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के करीब रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी उस वक्त मिनिमम होगी और वो उस वक्त अपनी ग्राउंड स्टेट में होगा। The orbit that are further away from the nucleus possess successively greater energy. तो जैसे जैसे अगर न्यूक्लियस से दूर जाते जाएं, ये ऑर्बिट्स दूर होते जाएं, तो उसके अंदर एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। This electron is not allowed to occupy a space in between the orbit. तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन उन ऑर्बिट के दरमियान वाली स्पेस में ये नहीं आ सकते। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखें। अब यहाँ पे देखें, बोहर ने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे जो उसने शो किए गए हैं ये शेल्स हैं या ऑर्बिट हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जो शेल न्यूक्लियस के करीब है उसको उसने कहा
कि ये अपनी ग्राउंड स्टेट में जहां पे उसकी एनर्जी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे ये शेल न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा तो उसमें एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसी तरह उसने इन शेल्स को नाम दिए। जो न्यूक्लियस के सबसे पहला शेल है उसको उसने नाम दिया के शेल का। के शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी फिक्स होगी, उस एनर्जी को नाम दिया गया है E1 का। सेकेंड शेल को नाम दिया L का। अब यहाँ पे इस सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट होगी, इसलिए उसको नाम दिया E2 का। थर्ड शेल को नाम दिया M शेल और इसमें इसकी एनर्जी को E3। इसी तरह फोर्थ शेल को नाम दिया N और इसकी एनर्जी को E4 का। अब यहाँ पे देखिए उसने क्या कहा कि E4 मतलब ये फोर्थ वाले शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर E3 की, फिर कम होगी, फिर E2 की और फिर E1। मतलब ये ग्राउंड स्टेट या E1 यहाँ पे एनर्जी मिनिमम, और जैसे जैसे शेल जो आगे की तरफ जाते जाएंगे K से L, L से M, M से N, तो इनकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे जो उसने एक और बात की, इन शेल को फर्दर सब शेल्स में डिवाइड कर दिया गया। सब शेल मीन कि उसके अंदर और भी छोटे छोटे रिवॉल्विंग पार्ट्स हैं। पहला शेल के शेल, उसके अंदर एक और सब शेल होगा जिसको नाम दिया S सब शेल। N इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है के शेल की बात की गई है, क्योंकि ये पहला शेल है तो इसके अंदर जो सब शेल है एक सब शेल होगा, और वो कौन सा है S। जब सेकंड शेल की बात करते हैं L के अंदर 2 सब शेल्स होते हैं। 2 सब शेल, अब 2 सब शेल में कौन कौन सा होगा, एक तो इसमें आ जाएगा S और दूसरा इसमें आ जाएगा P। तो इससे पता चला कि पहला हमने कहा कि पहला शेल के शेल के अंदर और सब शेल का मतलब है उसको फर्दर छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया जिसमें एक S आ जाएगा। L में 2 सब शेल है, फर्दर डिवीजन होगी कौन कौन से, S एंड P। इसी तरह थर्ड शेल की बात करें तो इसमें 3 सब शेल होंगे, एक इसमें होगा S, एक होगा P और थर्ड वाला होगा D। फिर N शेल फोर्थ शेल है तो इसमें 4 सब शेल ही होंगे, कौन कौन से, S, P, D एंड F। तो यहाँ पे जो आपने बात याद रखनी है कि आपने देखना है शेल का नाम, किसी भी शेल का क्या नाम है और उसमें कितने सब शेल्स हैं। पहले शेल को नाम दिया गया के शेल का, और उसके अंदर क्योंकि ये पहला शेल है, फर्स्ट शेल है, तो उसके अंदर एक ही सब शेल होगा जिसको नाम दिया गया है S का। सेकेंड शेल की बात करें N इज इक्वल टू 2, तो इसमें 2 सब शेल होंगे, एक S और एक P। थर्ड शेल M उसमें 3 सब शेल्स हैं, S, P, D। इसी तरह फोर्थ शेल जिसको नाम दिया गया N शेल का, इसमें 4 ही सब शेल्स हैं, S, P, D, F। अब इसमें फर्दर और रिसर्च की और उन्होंने इस पे एक फार्मूला डिराइव किया कि किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद के लिए जो फार्मूला है वो उसको 2n² फार्मूला कहा गया। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग देखें, n कैन हैव द वैल्यूज ऑफ 1 2 3 मीन n का मतलब है ये आपके शेल को शो करेगा, and so on, and they represent the number of shell have also been named KLMN and so on. When the value of n is 1, it means first or K shell, and the maximum number of electron which can be present in this shell is 2। कैसे, 2n² 1 की बात की गई, फार्मूला दिखाएं 2n²। अब 2 हमारे पास फार्मूले का और n क्योंकि हमारा पहला शेल है तो 1 का स्क्वायर हमें पता है वो 1 ही होता है, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि पहले शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन है जी। नेक्स्ट देखें क्या किया, सेकंड शेल की अगर बात करें तो सेकंड शेल में जो फार्मूला लगाएं 2n², 2 मल्टीप्लाई, अब सेकंड शेल है तो n की बजाय हम लिखेंगे 2 और 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर हमें पता है 4 है, तो 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 8। इसका मतलब हुआ कि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह फार्मूला लगा के देखते जाएं, m शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दिस प्रोसेस विल गो ऑन अंटिल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम आर फिनिश। तो इस फार्मूले से हम किसी भी शेल में उसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फाइंड आउट कर सकते हैं। The maximum number of electron which can be accommodated in subshell S, P, D and F are 2, 6, 10 and 14 respectively। क्या कहा गया है कि S सबशेल में इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14। In the first shell there are 2 electron which shall go on S subshell। हमने बात की थी कि पहला शेल है K शेल और उसमें एक ही सबशेल है S और 2 इलेक्ट्रॉन S में आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे फार्मूले में भी देख लें कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, उसके
s सब शेल में. In the second shell, 8 electron will be further subdivided. S subshell will have 2 electron and 6 electron will be accommodated in P subshell. अब यहाँ पे जो सेकंड शेल उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, हमें ये भी पता है कि सेकंड शेल को फर्दर 2 सब शेल में डिवाइड किया गया है, इसमें S आ जाएगा और P. अब 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन S में जाएंगे, क्यों? क्योंकि S के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, S 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, और P के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. इसी तरह अगर थर्ड शेल की बात करें तो थर्ड शेल में जो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे. अब हमें ये पता है कि 18 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड शेल को फर्दर 3 सब शेल में डिवाइड किया गया था, S, P एंड D. तो S में 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में 6 इलेक्ट्रॉन और D में 10. तो ये टोटल कितने हो गए? 18. तो इस तरीके से आप किसी भी शेल में या सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फाइंड आउट कर सकते हैं. जी स्टूडेंट्स, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर. किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैस नंबर क्या है. अब हमें पता है कि एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं और उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं. तो किसी भी एलिमेंट के एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं. The number of proton present in the atom of an element is always fixed and it is called the atomic number of the element. किसी भी एलिमेंट के एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, वो फिक्स रहते हैं, वो चेंज नहीं होते. इसी वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन को उसका एटॉमिक नंबर बोला गया. An atom as a whole is electrically neutral. The number of electron present in an atom will be the same as number of proton. किसी भी एटम के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितने प्रोटॉन है, तो इसलिए एटम उस वक्त न्यूट्रल होगा. एटॉमिक नंबर को Z से शो करते हैं. एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z. एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक टू दैट एलिमेंट एंड द एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स नंबर. किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसका यूनिक है, वही उसकी करैक्टरिस्टिक है और वो उसके लिए फिक्स होता है. क्यों? क्योंकि किसी भी एटम के अंदर उसके प्रोटॉन की तादाद फिक्स है. In a periodic table of element, the elements are arranged according to ascending order of their atomic number. तो periodic table में element को इनके ascending order of their atomic number की बेस पे अरेंज किया गया है. अब आते हैं mass number की तरफ. mass number क्या होता है या atomic mass किसे कहते हैं? The total number of proton and neutron present in an atom almost account for the total mass of the atom and hence it is called its nuclear number or mass number. क्योंकि हमें पता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की मैस उसका 99% एटम का मैस बनाती है. इस वजह से इसको कह दिया गया कि उसका न्यूक्लियन नंबर या मैस नंबर है और उसको ए के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है. द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीइंग वेरी स्मॉल इज नॉट इंक्लूडेड इन द मैस नंबर. तो इलेक्ट्रॉन को इसलिए नहीं शो किया गया इसमें, या इसमें इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मैस बहुत ही कम होती है, उसका इसमें कोई रोल नहीं होता. तो इसलिए किसी भी एटम की मैस नंबर में या उसके न्यूक्लियन नंबर में उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंक्लूड होते हैं. अब यहाँ पे क्या है कि किसी भी एटम को आइडेंटिफाई करना हो तो आप उसके एटॉमिक नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं. जैसे एग्जांपल दी गई है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन ऑक्सीजन एटम इज 8, सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 8, while the total number of proton and neutron present in it 16, so its mass number is 16. तो एटॉमिक नंबर सिर्फ उसके प्रोटॉन के साथ लिंक करेगा, जबकि मैस नंबर उसके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के साथ लिंक करेगा. अब किसी भी एलिमेंट में उसके एटॉमिक नंबर को और मैस नंबर को कैसे शो करते हैं, देखें. एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर इज ऑफन इंक्लूडेड विद द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. The atomic number is written as the left subscript while the mass number as a left superscript. ऑक्सीजन एटम वुड बी सिंबलाइज एज. अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन हमने कहा था कि उसमें प्रोटॉन 8 है या उसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है 8 और 16 उसका मैस नंबर है और इसको सुपरस्क्रिप्ट में लिखा गया है. सिमिलरली कार्बन एटम सिंबलाइज एज C612. इसका मतलब हुआ इसका एटॉमिक नंबर 6 है और जबकि मैस नंबर 12 है. The number of neutron present in an atom can be calculated if atomic number Z and mass number are known. अब यहाँ पे आपको फार्मूला बता दिया गया है कि किसी भी एटम में अगर आपको उसके प्रोटॉन का पता है या उसके एटॉमिक नंबर का पता है, उसके मास नंबर का पता है, तो आप उसमें न्यूट्रॉन की तादाद फाइंड आउट कर सकते हैं. और न्यूट्रॉन की तादाद कैसे फाइंड की जा सकती है? n = a - z. a उसका एटॉमिक नंबर और z a उसका मास नंबर, जबकि z उसका एटॉमिक नंबर है.
जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में शो भी किया गया है, सल्फर 16 इसका एटॉमिक नंबर और 32 इसका मास नंबर है। तो इसमें अगर न्यूट्रॉन की स्ट्रेंथ या न्यूट्रॉन की तादाद फाइंड आउट करनी हो तो क्या करेंगे, 32 माइनस 16, तो इसमें 16 ही न्यूट्रॉन है। आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, चेंजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट फॉर्म आइंस वाइल चेंजिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट फॉर्म आइसोटोप। कि किसी भी एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद चेंज होती है तो इससे हमें आयन बनते हुए नजर आएंगे, आयंस बनेंगे। लेकिन अगर किसी भी एलिमेंट में उसके न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो तो तब वो आइसोटोप्स बनेंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन की तादाद वेरी करती है तो आयन बनेगा, चाहे पॉजिटिव आयन हो चाहे नेगेटिव आयन हो। लेकिन अगर किसी भी एलिमेंट के न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं तो वो आइसोटोप्स बनाएंगे। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से शो किया गया है कि किस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट के न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दी गई है, ईच बेरियम एटम विल हैव 56 प्रोटॉन एंड 56 इलेक्ट्रॉन। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन बेरियम विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z। अब आपको यहाँ पे अगर उसका एटॉमिक नंबर नहीं पता तो आप उसकी एटॉमिक मास खुद फाइंड आउट करेंगे। तो एटॉमिक मास हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे एग्जांपल में बेरियम में देखें, यहाँ पे बेरियम का 56 इसका एटॉमिक नंबर, जबकि मास नंबर इसका 137 दिया गया है। तो मास नंबर 137 माइनस 56 कर देंगे तो न्यूट्रॉन की तादाद 81 आ जाएगी। मिनी एक्सरसाइज दी गई, आपसे कहा गया है कि आप इनके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इनके फाइंड आउट करें। सबसे पहला जो आपको एलिमेंट दिया गया है वह प्लेटिनम 78 इसका एटॉमिक नंबर है। अगर 78 एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब हुआ Z या नंबर ऑफ प्रोटॉन 78 हो गए। और इसमें इसका एटॉमिक मास या एड A एटॉमिक मास कितना है 195। हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन हो उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन 78 है तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 78। और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, N इज इक्वल्स टू A माइनस Z। तो A है 195 माइनस 78, तो ये आंसर आ जाएगा 117। तो इसमें न्यूट्रॉन हो जाएंगे 117। इसी तरह मैग्नीज Mn, इसका देखें Z25 है, इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 25, जबकि इसका एटॉमिक मास कितना है 55। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो N इज इक्वल्स टू A माइनस Z। तो 55 माइनस 25 इक्वल टू 30 न्यूट्रॉन्स। तो इसके अंदर 30 न्यूट्रॉन्स होंगे। इसी तरह आयोडीन, इसकी जो है आप खुद से फाइंड आउट करेंगे। जी स्टूडेंट, अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है आइसोटॉप्स एंड देयर मैसेज। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आइसोटॉप्स क्या हैं। ऐसे एटम, एलिमेंट्स के ऐसे एटम जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट करें उसके न्यूक्लाई में, उसको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखें जी, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लाई आर कॉल्ड आइसोटॉप। मीन एलिमेंट के ऐसे एटम जिसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट करेंगे। एलिमेंट का एटम वही होगा लेकिन सिर्फ उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो करेगा, तो इसको हम बोलते हैं आइसोटोप। फॉर एग्जांपल कार्बन हैज 3 आइसोटोप। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कौन कौन से, C612, C613 एंड C614। अब यहाँ पे आप देखें कि कार्बन के जितने आइसोटोप है उसमें उसका एटॉमिक नंबर 6 ही है लेकिन मास नंबर डिफरेंट कर रहा है। पहले में उसका मास नंबर 12 है, सेकेंड वाले में 13 और 14। और मास नंबर चेंज होने की रीजन क्या है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं। इसी तरह हाइड्रोजन की एग्जांपल दी गई है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड टीट्रियम। सबसे पहला हाइड्रोजन का आइसोटॉप जिसका 1 एटॉमिक नंबर और 1 ही मास नंबर है, प्रोटियम बोलते हैं इसको। सेकंड वाला ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम में देखें 1 प्रोटॉन होगा और यहाँ पे न्यूट्रॉन आ जाएगा और इसका मास नंबर चेंज हो गया, 2 हो गया। इसी तरह थर्ड वाला हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 लेकिन एटॉमिक मास 3, मीन उसमें यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की तादाद चेंज हो गई है। हाइड्रोजन H1 इज ओनली द एटम विच डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन। तो इसमें एक ये वाला है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं हो सकते। Since the chemical properties of element are determined by the number of electron, all 3 isotopes will show almost the same chemical behavior, although their physical properties may be different। तो यहाँ पे जो बात की गई है कि आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट नहीं होगी। क्यों? वो सेम शो करेंगे क्योंकि वो केमिकल प्रॉपर्टीज उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं।
तो आइसोटॉप में उसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है, सिर्फ न्यूट्रॉन्स की तादाद चेंज है। तो न्यूट्रॉन की तादाद चेंज होने की वजह से वो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। अब यहाँ पे देखें, H12 has twice the mass of H11 while the mass of H13 is thrice as the mass of H1। क्या बात की गई है कि हाइड्रोजन जैसे प्रोटियम इसका आइसोटॉप है, उसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी 1 है। ड्यूट्रियम में उसका मास नंबर 2 है, तो ये इससे ट्वाइस हैवियर होगा। और जबकि ट्रीटियम जिसमें उसका मास नंबर 3 है वो प्रोटियम से 3 टाइम हैवियर होगा। Similarly, the masses of 3 different isotopes of carbon are different। अब यहाँ पे आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन आपको शो किए गए हैं। सबसे पहला जो है H11 जिसमें प्रोटॉन एक है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। सेकंड आइसोटॉप जिसको बोलते हैं ड्यूट्रियम। अब ड्यूट्रियम में देखिए एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो इसलिए इसका मास नंबर 2 हो जाएगा, जबकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह जो थर्ड आइसोटॉप जिसका नाम है ट्रीटियम, ट्रीटियम में देखें प्रोटॉन वही 1 रहा लेकिन न्यूट्रॉन 2 हो गए, तो इसका मास नंबर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे जो नीचे जो डायग्राम है ये कार्बन के आइसोटॉप्स की है। पहले में देखें 6 प्रोटॉन एंड 6 ही न्यूट्रॉन और 6 ही इलेक्ट्रॉन है, जिसको नाम दिया गया C612 का। अगला देखें, अगला आइसोटॉप उसमें एक न्यूट्रॉन पहले से बढ़ गया है, तो न्यूट्रॉन की तादाद कितनी होगी 7, प्रोटॉन उतने ही है, P = 6 N = 7। और थर्ड आइसोटॉप उसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए 8। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट में उसके एटम अगर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन शो करते हैं तो इसका मतलब है ये उसके आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया व्हाई आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज व्हाइल देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी डिपेंड कर रही होती है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो यहाँ पे देखें इन आइसोटॉप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, 6 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 6 ही यहाँ है, 6 ही यहाँ है। तो इसलिए आइसोटॉप की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं करेंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं। क्यों? उसकी रीजन क्या है? क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन की तादाद चेंज होती जा रही है। यहाँ पे देखें 6 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, तो न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो रही है। इसलिए किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, वो सेम रहेंगी। जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। आइसोटोप्स की हमने बात की कि ऐसे एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो उनको हम आइसोटोप बोलते हैं। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या है? ऐसे आइसोटोप जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल हों तो वो कुछ रेज एमिट करते हैं, इस वजह से उनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। Several isotopes of the same element exist whose nuclei are unstable। तो ऐसे आइसोटोप जिनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल हों they emit excess energy in the form of radiation। This process of emission of radiation is called radioactivity and the isotope which emit energy is called radioactive isotope। क्या मतलब हुआ कि ऐसे आइसोटोप जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल हों तो वो अपनी एनर्जी एक्सेस एनर्जी एमिट करते हैं रेडिएशंस की फॉर्म में, और ये इन रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी एग्जिस्ट करने का जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, जबकि उस आइसोटोप को नाम दिया जाएगा रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अब हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात की थी, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। तो ट्रीटियम इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप एंड द अदर 2 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन आर स्टेबल एंड डू नॉट एमिट एनी रेडिएशन। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप में उसके जो पहले 2 आइसोटोप प्रोटियम एंड ड्यूट्रियम है वो स्टेबल हैं, जबकि ट्रीटियम एक ऐसा आइसोटोप है जो अनस्टेबल है, उसका न्यूक्लियस, इस वजह से वो रेडिएशन एमिट करता है और उसको हम बोलेंगे वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। When a radioactive element emit radiation, it is transformed into another chemical element। तो कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट जब एनर्जी या रेज एमिट करता है तो वो दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव डिके। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियोएक्टिव डिके। क्या मतलब हुआ कि ऐसे एलिमेंट, ऐसे आइसोटोप जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल हैं वो एक्सेस एनर्जी एमिट करते हैं, एमिट करने की वजह से वो किसी और दूसरे केमिकल एलिमेंट में चेंज हो जाएंगे, और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। डिके का मतलब होता है उस चीज का अपने असल पॉइंट से हट जाना या खराब हो जाना। दिस न्यू एलिमेंट मे बी स्टेबल और मे बी रेडियो एक्टिव सो दैट इट आल्सो एमिट रेडिएशन। अब जो न्यू एलिमेंट बनने वाला है हो सकता है कि वो वहीं पे स्टेबल हो जाए, और ये भी हो सकता है कि वो भी अनस्टेबल हो। अनस्टेबल होगा तो उसका न्यूक्लियस भी फर्दर रेज एमिट करेगा, और तब तक ये होता रहेगा जब तक वो एक स्टेबल फॉर्म गेन ना कर लें। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है यूरेनियम 92
एटॉमिक नंबर और 238 इसका मास नंबर है। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेज अपनी एमिट करेगा और थोरियम में कन्वर्ट हो गया, थोरियम में कन्वर्ट हुआ, उसका एटॉमिक नंबर देखें 90 और मास नंबर 234। लेकिन अब ये जो थोरियम है ये अनस्टेबल है। अब जो भी एलिमेंट जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा इसका मतलब है वो एनर्जी एमिट करता ही रहेगा। तो थोरियम इज अनस्टेबल एंड फर्दर डिसइंटीग्रेट टू गिव द प्रोटेक्टिनियम। थोरियम अनस्टेबल है, ये भी एनर्जी रिलीज करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटेक्टिनियम 91-231 में। इसी तरह बिस्मिथ एटॉमिक नंबर 83 मास नंबर 210, ये कन्वर्ट हो जाएगा थेलियम में और साथ में एनर्जी एमिट करेगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, एवरी ईयर आवर बॉडी रिप्लेस अबाउट 98% ऑफ इट एटम। तो हमारी बॉडी अगर रिप्लेस कर रही है 98% ऑफ इट एटम, तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में ये एटम डिके होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं। जी नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के एप्लीकेशन क्या है, हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं। देखिए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूजफुल इन मेडिकल इमेजिंग। डॉक्टर्स यूज देम टू डायग्नोज द डिजीज बाय इंजेक्टिंग द पेशेंट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द रेडियो एक्टिव फ्लूइड। तो किसी भी पेशेंट में कोई डिजीज की डायग्नोज करना है तो उसके लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसकी बॉडी में एंटर किए जाते हैं। टेक्नीटियम 99 एमीटर इज यूज फॉर डायग्नोस्टिंग इमेज अक्रॉस द ह्यूमन ऑर्गन लाइक ब्रेन लंग्स। तो ह्यूमन बॉडी में यहाँ पे ब्रेन्स में या लंग में उसको डायग्नोज करना तो उसके लिए टेक्नीटियम 99 यूज किया जाता है। डॉक्टर यूज अ स्पेशल कैमरा टू वॉच हाउ द रेडियो एक्टिव फ्लूइड मूव्स। तो जब ये बॉडी में एंटर किए जाते हैं इन रेडियो एक्टिव फ्लूइड की मूवमेंट से डॉक्टर इसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं, डिजीज को डायग्नोज करते हैं। एक्सरसाइज है, व्हाई डज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप एमिट रेडिएशन। तो आपने इसका आंसर ये देना है क्योंकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप इसलिए एमिट करते हैं रेडिएशन क्योंकि इनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं। स्टेबल फॉर्म में जाने के लिए ये आइसोटोप रेज या रेडिएशन एमिट करते रहते हैं। नेक्स्ट है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप विच डिसइंटीग्रेट टू गिव अ स्टेबल फॉर्म। तो ये ऊपर आपकी एग्जांपल जैसे ये दी गई हैं, इसमें से आप दोनों एग्जांपल में से कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं कि बिस्मिथ कन्वर्ट होता है थेलियम में, बिस्मिथ रेडियो एक्टिव डिके होता है और थेलियम में कन्वर्ट हो सकता है, या इसी तरह यूरेनियम कन्वर्ट होता है थोरियम में। तो ये रेडियो एक्टिव डिके की या किस तरह से आइसोटोप डिसइंटीग्रेट करते हैं, ये इसकी एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि गैलियम हैज मैनी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज। इट मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो बॉडी टेम्परेचर, सो इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इट डज नॉट एवेपोरेट। गैलियम ये ऐसा एलिमेंट है कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे बॉडी टेम्परेचर से भी कम है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर में, और ये एवेपोरेट नहीं करता। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे रेडियो एक्टिव आइसोटोप के एप्लीकेशंस की। एक तो हमने उसका एप्लीकेशन देखा मेडिकल फील्ड में कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी में उसके ऑर्गन्स को एनालाइज किया जाता है। अब यहाँ पे एक और उसका यूज दिया गया है, रेडियो कार्बन डेटिंग इज अ मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द एज ऑफ एन हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन C614। ये कार्बन का एक ऐसा आइसोटोप है जिसकी मदद से आप किसी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट की एज फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व measuring the proportion of carbon-14 in a sample from a dead plant or animal like a piece of wood or a bone, which provide information that can be used to calculate when an animal or plant died। मतलब ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप उसमें एंटर किया जाता है या इसकी मदद से देखा जाता है कि इसकी कितनी तादाद उसमें कंज्यूम हो गई है, तो उस तादाद से पता चलाया जा सकता है कि कोई भी एनिमल या प्लांट जो पहले डाइड हो चुका था, डेड था, उसकी एज कितनी है, वो कितने साल पुराना है। तो जितना सैंपल ये पुराना होगा उतनी ही कार्बन की तादाद कम उसमें डिटेक्ट होगी। फिर रेडियो एक्टिव आइसोटोप का एक और जो यूज दिया गया है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल एंड कंक्रीट मिक्सचर। जब भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मेटल या कंक्रीट मिक्सचर की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किए जाते हैं। जैसे देखें, दे आर यूज टू जनरेट चीप न्यूक्लियर पावर एंड टू फाइंड आउट ऑयल फील्ड। अब ऑयल फील्ड ये भी हमें पता है कि ऑयल जो है वो डेड प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म या जितने एनिमल्स से उनसे बने हैं। तो इन रेडियोएक्टिव आइसोटोप की मदद से हिस्टोरिकल डाटा उनका कलेक्ट किया जाता है। इन मेडिसिन दे आर यूज्ड टू डायग्नोज एंड ट्रीट मैनी मेडिकल कंडीशंस एंड डिजीजेस इंक्लूडिंग कैंसर एंड थायराइड डिसऑर्डर। तो मेडिसिन में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, जिसमें कैंसर को या थायराइड डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए इन रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन में आपसे रेडियोएक्टिव आइसोटोप के यूजेस पूछे जा सकते हैं कि आपके डेली लाइफ में एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है, तो आपने इसके सारे बताने हैं कि मेडिकल
फील्ड में यूज़ किया जा सकता है, या फिर रेडियो कार्बन डेटिंग यूज़ की जाती है जिसमें किसी भी डेड प्लांट या एनिमल की एज का या वो कितने हजार साल पुराना है उसका अंदाज़ा लगाया जाता है, या फिर बिल्डिंग्स बनाते वक्त किसी भी मेटल की या कंक्रीट की स्ट्रेंथ फाइंड आउट की जा सकती है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए। तो इस तरह से इनके हमारी डेली लाइफ में डिफरेंट एप्लीकेशन है जो यूज़ किए जाते हैं। जी नेक्स्ट है आयनाइजेशन ऑफ एन एटम बाय रेडियो एक्टिव सोर्स, कि कोई भी एटम जो अपने रेडियो एक्टिव सोर्स से कैसे आयनाइज होता है। रेडिएशन emitted from radioactive isotope source cause atom to ionize. For example, radiation emitted by radioactive element radium-226 can remove electron or electron from the atom. However, this ionizing radiation should have enough energy to remove the tightly bound electron from the orbit of an atom. अगर कोई भी एटम रेडिएशन एमिट कर रहा है, ये उस एटम को आयोनाइज कर सकता है। अब आयोनाइज करने का क्या मतलब है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना। तो किसी भी एटम में से जब रेडिएशंस निकलती हैं या एमिट होती हैं तो उसकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को वहां से रिमूव कर दें। इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे ही तो वो एटम आयोनाइज होगा। अब वो वहां से इलेक्ट्रॉन क्यों निकलते हैं? Electron can be lost because an ionizing radiation collide with the atom and forces the electron away from the atom. उसके न्यूक्लियस से निकलने वाली ये रेडिएशंस उस इलेक्ट्रॉन को मजबूर करती हैं कि वो वहां से निकल जाएं। क्यों? क्योंकि उसके साथ कोलाइड कर रही हैं। If an atom of sodium is hit by an ionizing radiation, it may lose an electron. तब यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है कि अगर किसी भी एटम में वो रेडिएशन उसके इलेक्ट्रॉन के साथ हिट करे और उस रेडिएशन की एनर्जी इतनी हो कि वो उस इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव कर लें तो एटम आयोनाइज हो जाता है। जैसे अगर सोडियम को अगर ऐसी आयोनाइजिंग रेडिएशन हिट करें तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। दिस प्रोसेस कन्वर्ट द एटम इनटू पॉजिटिवली चार्ज। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर कोई भी एटम उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल दी गई है सोडियम है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, कैटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव आयन को कैटाइन बोलते हैं। तो सोडियम ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, रिमूव कर दिया, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसको हम बोलेंगे वो कैटाइन है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई है। द सेम एलिमेंट ऑकर्स एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, मैटर ऑन मार्स और इन एनी अदर प्लैनेट कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ। क्या बात की गई है कि एलिमेंट चाहे वो कहीं पे भी हो इस कायनात में, इस दुनिया में, या किसी और प्लैनेट पे भी हो, तो उसकी प्रॉपर्टीज वो एलिमेंट वही रहेगा, वो सेम एलिमेंट है। अर्थ पे भी वो वही होगा, मार्स पे चले जाएं तो भी वो वही होगा। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास मीन किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक मास उसको दूसरे किसी एलिमेंट के साथ कंपेयर किया जाए तो उसको बोलते हैं उसकी रिलेटिव एटॉमिक मास है। साइंटिस्ट ने ये क्यों किया? क्योंकि वो देख सकें कि किसी भी एलिमेंट की या किसी भी एटम की एटॉमिक मास कितनी है, या वो किसी दूसरे एलिमेंट से कितने टाइम हैवियर है या लाइटर है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए जो एक स्केल बनाया गया उसमें कार्बन के आइसोटॉप को स्टैंडर्ड लिया गया, क्योंकि कार्बन के आइसोटॉप की एग्जैक्ट मास 12 थी। उसको स्टैंडर्ड लेके बाकी एलिमेंट को उसके साथ कंपेयर करके उनकी एटॉमिक मास बनाई गई या देखी गई। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। इसकी डेफिनेशन देखें। The relative atomic mass of an element is thus defined as the mass of an atom of that element relative to the mass of the light isotope of carbon taken as 12. Relative atomic mass किसी भी एलिमेंट की मास वो है जिसको कंपेयर किया जाएगा कार्बन के आइसोटोप, और वो कार्बन का वो आइसोटोप जिसको स्टैंडर्ड लिया गया है और इसकी एटॉमिक मास कितनी थी 12. द रिलेटिव एटॉमिक masses of element are expressed in atomic mass unit AMU. तो रिलेटिव एटॉमिक मास को AMU से शो करते हैं। इट इज डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो यहाँ पे इसकी दो डेफिनेशन दी गई हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। इसको सिंपल भी कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। क्यों कार्बन? क्योंकि कार्बन का ये जो आइसोटॉप 12 था ये लाइटर आइसोटॉप था, तो उसको कंपैरिजन करके लिया गया। इससे कंपैरिजन करके दूसरे एलिमेंट्स की मास निकाली गई, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास AMU
से शो किया जाता है और AMU की कितनी है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। आपको अगर याद हो तो ये 1 AMU इतना ही इक्वल है जितनी हमने ये प्रोटॉन की मास पढ़ी थी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब एग्जाम्पल जैसे दी गई है, फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 on atomic mass scale is 1.007 AMU. Similarly, the mass of one atom of sulfur 32 is 31.97 AMU. तो इस तरह कार्बन से कंपेयर करके बाकी सारे एलिमेंट्स की एटॉमिक मैसेज निकाली गई। तो हाइड्रोजन की एटॉमिक मैस कितनी है 1.007, इसको हम 1 ही कंसिडर करेंगे, और सल्फर की 32, ये क्यों 31.9 है, तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 32 ही बन जाएगी। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ वुड यू कंपेयर द मैसेज ऑफ एटम ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। क्लोरीन और मैग्नीशियम की मैसेज को आप कैसे कंपेयर करेंगे। आप देखें कि रिलेटिव एटॉमिक मास हमने फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए हम उसको कंपेयर करते हैं कार्बन के साथ। तो हमें पता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और इसकी एटॉमिक मास 24। इसी तरह क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 और इसका एटॉमिक मास 35। अगर आप इसको कार्बन के साथ कंपेयर करते हैं तो देखें मास ऑफ मैग्नीशियम, मतलब यहाँ अगर मैग्नीशियम है वो कार्बन के साथ कंपेयर किया जाए तो वो कार्बन से कितने टाइम हैवियर होगा। तो मैग्नीशियम की मास कितनी है 24 और कार्बन की कितनी है 12। तो इट मीन मैग्नीशियम इज 2 टाइम हैवियर देन कार्बन। इसी तरह क्लोरीन को देखें 35 उसकी मास है, जबकि कार्बन के साथ ही कंपेयर करें 12 है, तो ये कितने टाइम हैवियर होगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है 2.9 मीन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3, तो ये 3 टाइम हैवियर होगा। और अगर मैग्नीशियम और क्लोरीन की आपस में देखें तो मैग्नीशियम और क्लोरीन को कंपेयर करना हो तो क्लोरीन ओवर मैग्नीशियम, क्लोरीन की कितनी आ गई 35 मास है, जबकि मैग्नीशियम की 24। तो इनका कंपैरिजन देखा जाए तो 1.45, तो क्लोरीन जो है मैग्नीशियम से तकरीबन 1.45 हैवियर है। तो इस तरह आप एलिमेंट्स की मैसेज को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम आइसोटोपिक अबंडेंस। अब हमने आइसोटोप की बात की थी कि किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप होते हैं और आइसोटोप की मास नंबर डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। तो उस वक्त किसी भी एटम की रिलेटिव एटॉमिक मास हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे जो कि आइसोटोप की फॉर्म में है। उसके लिए जो हमें फार्मूला दिया गया है देखें जी, रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी आइसोटोप की फाइंड आउट करने के लिए M1 P1। अब M यहाँ पे क्या है, M यहाँ पे उस आइसोटोप का मास नंबर है और P1 उसकी परसेंटेज दी गई है कि उसकी अबंडेंस कितने परसेंट है। इसी तरह M2 उसी आइसोटोप की दूसरे आइसोटोप की मास कितनी है और उसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है। M3 जितने आइसोटोप होते जाएंगे उतनी ही ज्यादा उनकी M1 M2 M3 आएगा और उतनी उसकी परसेंटेज अबंडेंस, सबको कलेक्टिवली ऐड करके 100 के साथ डिवाइड कर देना है। अब ये ऐसे एग्जांपल दी गई है, द एलिमेंट क्रिप्टॉन हैज 5 आइसोटोप। क्रिप्टॉन उसके 5 आइसोटोप है। देयर रिलेटिव आइसोटोपिक मास एंड आइसोटोप अबंडेंस आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। अब टेबल में देखें रिलेटिव एटॉमिक मास 80, 82, 83। इसका मतलब है यहाँ पे ये M1 80 है, M2 82, M3 83, M4 84 और M5 85 है। और ये उसकी परसेंटेज है जिसको आइसोटोपिक अबंडेंस परसेंटेज में जिसमें फार्मूले में P1 से शो किया गया। P1 कितनी है 2, P2 12, P3 12, P4 57 एंड P5 17। आप फार्मूला लगा के इसकी रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करेंगे। तो देखें रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्रिप्टॉन कैसे, जो M1 थी वो 80 और उसकी अबंडेंस कितनी थी 2%, तो 80 मल्टीप्लाई 2 आगे प्लस यहाँ पे ये देख लें ये M1 और ये मल्टीप्लाई हुआ P1 से। इसी तरह ये M2 मल्टीप्लाई P2 से, इसी तरह M3 और P3। तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड किया और ऐड करके 100 से डिवाइड किया तो 83.7। तो क्रिप्टॉन की रिलेटिव एटॉमिक मास 83.7 है। जी स्टूडेंट्स, आते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। स्टेटमेंट देखें, कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन व्हेन इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास इज टेकन एज 35.45। अब यहाँ पे पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि आपने आइसोटोप की रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करनी है, जबकि क्लोरीन की रिलेटिव एटॉमिक मास 35.45 दी गई है। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में क्या प्रोवाइड किया गया है,
relative isotopic abundance of chlorine 37 is 24.23%. क्वेश्चन में कहा गया कि क्लोरीन के दो आइसोटोप, एक लाइट आइसोटोप जिसकी आपने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करनी है, जबकि दूसरा आइसोटोप है क्लोरीन 37 का मतलब है इसकी एटॉमिक मास 37 और उसका अबंडेंस 24.23% है। नेक्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन 75.77%। लाइट आइसोटोप जिसकी आपने मास फाइंड आउट करनी है उसका अबंडेंस 75.77% है, जबकि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.45। अब आते हैं हम अपने फार्मूला की तरफ। हमने फार्मूला पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एटम, तो अब यहाँ पे एटम वो क्लोरीन है, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन लिखा है इक्वल टू m1 इंटू P1 प्लस m2 इंटू P2। यहाँ पे मैं दोबारा से बताती चलूँ, m1 एटॉमिक मास, P1 उसका रिलेटिव अबंडेंस है, कितनी परसेंटेज है, इसी तरह m2 दूसरे आइसोटोप की मास और P2 उसका अबंडेंस। हमने क्लोरीन के लाइट आइसोटोप की मास फाइंड आउट करनी, इसका मतलब हुआ हमने यहाँ पे m1 फाइंड आउट करना है, जबकि लाइट आइसोटोप की अबंडेंस दी गई है 75.77% प्लस m2, ये जो सेकंड आइसोटोप था 37 जिसकी मास है, इसलिए यहाँ पे 37 लिखा, मल्टीप्लाई अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। अब हमें क्लोरीन की रिलेटिव एटॉमिक मास जो दी गई है वो है 35.45। तो कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं। देखें यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, अब यहाँ पे जो 100 है, मैथ में हमने पढ़ा है कि ये 100 अगर इक्वेशन के एक साइड पे डिवाइड हो रहा हो तो दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 100 इस 35.45 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो जब 100 के इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 3545। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए इन्होंने क्या किया है, 37 को मल्टीप्लाई किया है 24.23 के साथ। जब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आंसर आता है 896.51। ये आंसर क्योंकि यहाँ पे इधर ऐड हो रहा है, इक्वेशन की साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट या माइनस हो जाएगा, इसको माइनस करने से हमारा आंसर आ रहा है 2648.49। ये 75.77 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ पे देखें इधर जाके डिवाइड हो गया। डिवाइड करने से हमारे पास जो क्लोरीन की लाइटर आइसोटोप की मास है वो 34.95 आ गई। अब यहाँ पे आपको मिनी एक्सरसाइज दी गई है जो आपने खुद से सॉल्व करनी है। देखें, कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लेड, आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स आर 2.0, 24.0, 22.0, 52.0। आइसोटोपिक अबंडेंस का मतलब है यहाँ पे आपको P की वैल्यू दी गई है, ये P1 है, ये P2 है, P3 एंड P4 इज 52। और मैसेज देखें, ये जो है ये किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक मास है, तो इसका मतलब 204 इसकी m1 है, 206 m2 है, 207 m3 एंड 208 इज m4। तो यहाँ पे आप रिलेटिव एटॉमिक मास का फार्मूला लगाएंगे, m1 इंटू P1, m2 इंटू P2, इसी तरह आप इसका फार्मूला लिखते जाएंगे और आप इसको सॉल्व कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 100। तो मैंने आपको फार्मूला लिख दिया। अब ये आपका काम है कि आपने इसका सोल्यूशन खुद से फाइंड आउट करना है और इसका आंसर देखना है कि इसका आंसर क्या आता है। ये आपका होमवर्क हो गया जी। स्टूडेंट्स आते हैं एक्सरसाइज की तरफ जिसमें एमसीक्यूज कहा गया है जी। फर्स्ट एमसीक्यू है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेट एट द मोस्ट इन द थर्ड शेल ऑफ द एलिमेंट। हमें पता है कि हमने किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला पढ़ा था वो था 2n²। अब क्योंकि थर्ड शेल में पूछा गया है तो हमने n की वैल्यू 3 लगानी है, 3 का स्क्वायर 9, तो 2 × 9 इज इक्वल्स टू 18। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 18 इलेक्ट्रॉन आर इन द थर्ड शेल। नेक्स्ट है, व्हाट इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगी, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैव आइसोटोप नॉट बीन शोन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की जब बात करते हैं, हम सिंपल एलिमेंट्स की बात करते हैं, उसके आइसोटोप नहीं नजर आते। क्यों नहीं नजर आते? कि हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में उसके एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया है, और आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनकी एटॉमिक मास डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन, ऑल द आइसोटोप हैव द सेम एटॉमिक नंबर सो देयर इज नो नीड टू गिव देम सेपरेट प्लेस, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया है। नेक्स्ट है, विच पार्टिकल इज प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर इन आइसोटोप। आइसोटोप में कौन सा एलिमेंट या कौन सा पार्टिकल इसमें डिफरेंट होता है। आइसोटोप के बारे में हमने पढ़ा था, दे हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो बी ऑप्शन इसमें आएगी, आइसोटोप में न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो जाती है।
यही वजह है कि आइसोटोप का मास नंबर भी चेंज होता है। जी नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, इन विच आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन देयर आर द इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन। आपने यहाँ पे ऑक्सीजन का वो आइसोटोप बताना है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इक्वल हो। तो इसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमें पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। एटॉमिक नंबर 8 होने का मतलब है इसमें प्रोटॉन होंगे 8, अगर प्रोटॉन 8 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 हो जाएंगे, और न्यूट्रॉन इसमें फाइंड आउट करेंगे 17 माइनस 8 और इसमें न्यूट्रॉन आ जाएंगे 9। नेक्स्ट आइसोटोप देखें 16, इसका एटॉमिक मास है और एटॉमिक नंबर वही हमें पता है ऑक्सीजन का 8 है, तो इसमें भी प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8 और न्यूट्रॉन 16 माइनस 8, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन भी आगे 8। तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। ऑक्सीजन 8 और 16 एटॉमिक मास हो तो इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो कि 8 होंगे, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाएगी। What will be the relative atomic mass of nitrogen given the abundance of its isotope N14 and N15 are 99.64 and 0.35 respectively? अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा के relative atomic mass फाइंड आउट करेंगे। क्या फार्मूला हमने पढ़ा था? M1 मल्टीप्लाई P1 प्लस M2 मल्टीप्लाई P2 डिवाइडेड बाई 100। M1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये नाइट्रोजन का ये एटॉमिक मास 14, ये M1 है, और M2 15। इसी तरह इसकी अबंडेंस देखें तो ये P1 की वैल्यू है जो कि 99.64 है और P2 0.35%। तो जब फार्मूला लगा के कैलकुलेट करें तो ये हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा 14.0021%। हाउ इज रेडियो कार्बन डेटिंग यूजफुल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट? किस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट रेडियो कार्बन को यूजफुल फाइंड आउट करते हैं? हमें पता है कि रेडियो कार्बन डेटिंग में हम किसी भी ऑर्गेनिक मैटर की एज फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आएगा, इट हेल्प determine the age of the organic matter. What does keep the particles present in the nucleus intact? कौन सी ऐसी चीज है जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल को जोड़े रखती है? तो वो न्यूक्लियर फोर्स होगी जो पार्टिकल्स को न्यूक्लियस के अंदर जोड़े रखती है। तो पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी, हाउ डू इलेक्ट्रॉन कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम द ऑपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस? किस तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहते हैं? हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आएगी, बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस they keep themselves away from the oppositely charged nucleus. Next है, rubidium consists of two isotope, rubidium 85 and rubidium 87। अब यहाँ पे 85 इसका M1 दिया गया है और 87 इसका M2 है। The percent abundance of the light isotope is 72.2। light isotope का मतलब है ये P1 की वैल्यू दी गई है। What is the percent abundance of the heavier isotope? percent abundance का मतलब है आपने यहाँ पे P2 फाइंड आउट करना है। Its atomic mass is 85.45, तो relative atomic mass 85.47 दी गई है। यहाँ पे आप इसका फार्मूला लगाएंगे, relative atomic mass is equals to M1 into P1 plus M2 into P2 divided by 100। आपने यहाँ पे P2 फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी, बाकी आपको क्वेश्चन में दी गई है। तो relative atomic mass आपको 85.47 इक्वल टू M1 हमें पता है 85 मल्टीप्लाई परसेंटेज उसकी दी गई है 72.2 प्लस M2 इज 87, P2 आपने फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय 100। तो जब ये फार्मूला लगा के और इस पे वैल्यूज पुट करें तो हमारा आंसर आता है 27.8%। जी नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। Why is it said that almost all the mass of an atom is concentrated in its nucleus? ये बात क्यों कही जाती है कि एटम की जितनी मैस है वो उसके न्यूक्लियस में मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन होते हैं और हमें पता है कि किसी भी एटम की एटॉमिक मैस इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, और क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में ही मौजूद होते हैं इसीलिए हम कहते हैं कि एटम की जितनी भी मैस है उसकी न्यूक्लियस में मौजूद है। नेक्स्ट है, व्हाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर? कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्यों डिफरेंट होता है? हर एलिमेंट का अपना एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर है जिसकी वजह से हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होता है। हर एक का अपना जब स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर है तो उनकी एटॉमिक मैस भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिस्मिथ 83-210? 83 इसका
एटॉमिक नंबर, जबकि 210 इसकी एटॉमिक मास है। तो न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने का फार्मूला A माइनस Z, A एटॉमिक मास मीन 210 माइनस 83। तो ये इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे 127। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ट्रिटियम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट? ट्रिटियम ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, और हम हाइड्रोजन के आइसोटोप में हमने पढ़ा था कि ट्रिटियम या इसका थर्ड वाला आइसोटोप रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है। किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस जब अनस्टेबल होता है तो वो रेडियो एक्टिव रेज एमिट करता है, इसी वजह से उस एलिमेंट को हम कहते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। नेक्स्ट है, हाउ कैन एन एटम एब्जॉर्ब एंड इवॉल्व एनर्जी? किसी भी एटम में एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व कब होती है? एटम के स्ट्रक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं शेल्स में। जब ये इलेक्ट्रॉन अपने एक शेल से दूसरे शेल में जाते हैं, मूव करते हैं अगर ग्राउंड लेवल से, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर लेवल तक जाते हैं, और अगर आउटर शेल से मूव करते हैं इनर शेल की तरफ तो तब ये एनर्जी इवॉल्व करते हैं। तो एटम में एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व तब होगी कि जब इसके इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। यहाँ पे देखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये उनका आंसर वही पहला क्वेश्चन था, व्हाई is it said that almost all the mass of an atom is concentrated in its nucleus? Because the nucleus contain proton and neutron. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसी वजह से हम कहते हैं कि जितनी भी किसी एटम की मास है उसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है। नेक्स्ट है, why are element different from one another? क्यों एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं? ड्यू टू देयर एटॉमिक नंबर्स। हाउ मेनी न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन? ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमें पता है, तो न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। Why is ट्रिटियम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट? ट्रिटियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों कहा है? क्योंकि इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है। हाउ कैन एन एटम एब्जॉर्ब एंड इवॉल्व एनर्जी? एटम कैन एब्जॉर्ब और इवॉल्व एनर्जी व्हेन देयर इलेक्ट्रॉन जंप टू हाई एनर्जी लेवल्स, यहाँ दे व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल बैक, तो तब ये एनर्जी रिलीज करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे। जी, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। व्हाई डज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकंड? जब कोई एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकंड शेल की तरफ जाता है तो उसकी एनर्जी क्यों इंक्रीज करती है? तो इसका आंसर क्या है कि एनर्जी लेवल, या आप यूं कह दें कि इनका डिस्टेंस इंक्रीज कर देता है न्यूक्लियस से। शेल, फर्स्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस के करीब है, सेकंड शेल न्यूक्लियस से दूर है। तो बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इन द हायर शेल आर फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से दे आर लेस टाइटली बाउंड एंड पोजेस द मोर एनर्जी कंपेयर टू दोज इन द लोअर शेल। तो जितना एटम में इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसकी एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नीडेड टू लोअर द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब? हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़े थे और हमने उसमें देखा था कि हम प्रेशर को बहुत कम कर देते हैं। प्रेशर कम करने की क्या रीजन थी? प्रेशर कम करने की रीजन कि हमने वहां पे वैक्यूम क्रिएट करना था। वैक्यूम क्रिएट करना ताकि हमने जो वहां पे गैस यूज की है उसके मॉलिक्यूल किसी और दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट ना करें। तो लो प्रेशर इज नीडेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मेकिंग इट इजियर फॉर इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल फ्रीली एंड स्ट्राइक द गैस एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the classical concept of an electron? How has this concept changed with the time? Classical concept of electron मतलब पहले इलेक्ट्रॉन का concept था और अब न्यू मॉडर्न concept क्या है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे देखिए क्लासिकल concept क्या है कि इलेक्ट्रॉन was considered a tiny negatively charged particle। सिर्फ पहले जो डिस्कवरी की गई उसमें कह दिया गया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। मॉडर्न concept क्या आया? Electrons are described by quantum mechanics where their exact position can't be known, only the probability of their presence in the certain orbital। उसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉन को क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू डिस्क्राइब किया जा सकता है। हम उनकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते क्योंकि वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं, जहां पे वो कभी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, कभी रिलीज करते हैं, अपनी पोजीशन वो चेंज करते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस जो है वो ऑर्बिट या ऑर्बिटल में ही होती है। नेक्स्ट है, व्हाई आर द न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट अनस्टेबल? रेडियो एक्टिव एलिमेंट की न्यूक्लियाई अनस्टेबल क्यों होते हैं? अब यहाँ पे देखिए कि हमने पढ़ा था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो इम्बैलेंस होते हैं, वो बराबर नहीं है। इस वजह से उनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होने की वजह से रेडियो एक्टिव रेज एमिट करते हैं।
तो बिकॉज दे हैव द imbalance proton and neutron leading to the instability, to achieve stability they emit radiation in the form of alpha, beta और gamma rays. तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए रेडिएशन एमिट करेंगे और रेडिएशन अल्फा, बीटा और गामा रेज की फॉर्म में होंगी. नेक्स्ट है ड्यूरिंग द स्टार ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स हाउ डिड द साइंटिस्ट कंक्लूड दैट द सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन ऑल एलिमेंट. किस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इन्होंने साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हर एलिमेंट में प्रेजेंट है. अब हमें पता है कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कैथोड रेज की और एनोड रेज की. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैथोड रेज के थ्रू और प्रोटॉन की डिस्कवरी एनोड रेज के थ्रू. तो जब ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो ये प्रॉपर्टीज सेम थी. इसी वजह से कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एवरी एलिमेंट्स. So the properties of cathode rays and anode rays were found to be the same regardless of the gas used, suggested that electron and proton are the fundamental particles common to all elements. जी नेक्स्ट आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ. पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर आपने एक्सप्लेन करना है. अब हाइड्रोजन हमारा पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1. इसके अलावा हमने इसके बारे में जो पढ़ा था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं. पहला हाइड्रोजन का आइसोटोप प्रोटियम, सेकेंड आइसोटोप हमने पढ़ा था ड्यूट्रियम एंड थर्ड आइसोटोप वाज ट्रिटियम. तीनों के एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक मास इसमें डिफरेंट है. तो आप इसमें हाइड्रोजन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उसके आइसोटोप्स के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे. और हमने ये पढ़ा था कि इसके पहले 2 आइसोटोप मतलब प्रोटियम एंड ड्यूटियम दे आर स्टेबल व्हाइल ट्रिटियम इज अनस्टेबल एंड इट इज द रेडियोएक्टिव एलिमेंट. जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द आयनाइजेशन ऑफ एटम बाय अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप. किस तरीके से रेडियो एक्टिव आइसोटोप थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं. हमें पता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप के अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं. अनस्टेबल न्यूक्लियाई का मतलब है दे एमिट रेडिएशन और एमिटेड रेडिएशन नॉक द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द नियर बाय एटम कॉजिंग द आयनाइजेशन बाय क्रिएटिंग आयन या चार्ज एटम. जो हमने सोडियम के केस में आपकी बुक में भी जैसे एग्जांपल दी गई, आपने सोडियम के केस में पढ़ा था कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जब रिलीज कर देता है तो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हो गया. जी नेक्स्ट है व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी. एक्सप्लेन एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप. रेडियो एक्टिविटी क्या है. रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी एटम रेडियो एक्टिव रेज एमिट करता है. तो रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ पार्टिकल्स अल्फा, बीटा, गामा रेज फ्रॉम अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई. इसके एप्लीकेशन हमने पढ़े थे बुक में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, बुक में भी काफी डिटेल में दिए गए हैं. इसके अलावा आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं अगर आपने पॉइंट की फॉर्म में लिखने हैं तो. जी नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मर्करी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. डाटा दिया गया है, आपने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे मास नंबर है, ये m1 की वैल्यू है, m2 है, m3, m4, ये m5 है, m6 और ये m7. इसी तरह अबंडेंस ये p1, p2, p3, p4 एंड सो ऑन. और यहाँ पे आप इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी एटॉमिक मास जो हम कैलकुलेट करते हैं वो 199.39 आ जाएगी. जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए. और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.